तो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन तो बता दिया था, अब हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता, यानी कि वो किसी भी कोशिका के अंदर कितना क्षमता है एक यहाँ पे गोला यानी कि एटम्स, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्टोर करके रखने की कितनी क्षमता है। तो ये हम आज ज्ञात करेंगे और अलग अलग कोशिकाओं के संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो पहले तो सिंपली इसका संकुलन क्षमता का डिफिनेशन जानते हैं। तो संकुलन क्षमता का डिफिनेशन क्या होता है? किसी कोशिका के अंदर गोलों द्वारा किसी कोशिका के अंदर अध्यासित यानी कि ऑक्यूपाइड, मतलब वो कितना स्थान घेरे हुआ है किसी, ये जैसे चार हम गोले लेंगे, ये देखिए मैंने 4 गोले ले लिए, लेकिन ये समान साइज के होंगे। इमेजिन कीजिए, तो एक साइज के होंगे तो इसके सेंटर को हम ले लें। सेंटर पार्ट को जब हम मिलाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से संरचना मिलेगी, ठीक है। और ये वाला जो अंदर वाला है ये एक यूनिट सेल का पार्ट है, ठीक है। और इसके बाहर वाला जो है यूनिट सेल के, ये दूसरे यूनिट सेल में जो है मिल जाते हैं जाके, जो कि आप जब वीडियो देखिएगा, मेरे 3D वाला वीडियो अपलोड है, 3D में मैंने बताया है आपको। तो ये बाहर वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसके डिफिनीशन में है यहाँ पे कोशिका के अंदर के गोलों द्वारा अध्यासित, कोशिका में अध्यासित गोलों द्वारा अध्यासित स्थान का प्रतिशत, ये संकुलन क्षमता कहलाता है। किसी कोशिका में यानी कि एक कोशिका में गोलों द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत, गोले के द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत संकुलन क्षमता कहलाता है। ये जैसे कि गोले जो हैं ये घेरे हुए हैं स्थान, इस जैसे कि आपका रूम मान लीजिए, जैसे कि रूम में से मैंने अच्छे से समझा दिया था। जैसे कि आपका पूरा रूम है, उसमें कुछ ना कुछ तो सामान रखे होंगे, टेबल कुर्सी सब, सोफ़ा और बिस्तर वगैरह सब वहाँ पे होंगे। तो जैसे कि वो अगर आपसे पूछा जाए आपके पूरे घर का, वो यहाँ पे मान लीजिए ये पलंग हो गया, ये कुर्सी हो गया मान लीजिए, और ये फ्रिज, कोने में फ्रिज जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, और यहाँ पे एक कोई कुछ है मान लीजिए, इमेजिन कीजिए। तो अब आपसे पूछा जाए कि आपके पूरे घर का ये जो सामान है ये कितना % स्थान घेरे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो आपको पूरा घर का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा कि हमारा घर पूरा क्षेत्रफल कितना है घर का। उसके बाद से इन सब का क्षेत्रफल हमें, यानी कि आयतन, क्षेत्रफल नहीं आयतन हमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जैसे कि ये टोटल जो कोशिका यानी कि यूनिट सेल है उसके अंदर गोले हैं, गोले जो होते हैं, तो पूछा गया है उनकी ये गोले कितना स्थान, ये पूरा का पूरा ये कोशिकाओं का कितना % भाग ये घेरे हुए हैं। तो वही हमें सिंपली ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में है, जैसे कि फॉर्मूला में है कोशिका के अंदर के गोलों का आयतन, कोशिका के अंदर के गोले का आयतन। ये कोशिका के अंदर कितने गोले दिख रहे हैं आपको, ये मैंने जो बनाया है ये सिर्फ एक फेस का है गोला, ठीक है। एक फेस का फिगर आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये क्यूबिक संरचना वाला होगा, ठीक है। ये क्यूबिक संरचना वाला होगा, ठीक है। तो क्यूबिक संरचना वाला आप बना लीजिएगा, जैसे आप इमेजिन करके। तो क्यूबिक संरचना वाला होगा और उसके कोने में कुछ इस प्रकार से एटम्स होंगे। मैं सिर्फ एक फेस का दिखा रहा हूँ फिगर, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है इसके आयतन का कितना % ये
जो गोले आपके इसके अंदर दिख रहे हैं कितना % स्थान घेरे हुए हैं, उसी को संकुलन क्षमता बोलेंगे। अब फटाफट से इसके पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके पहले एससी में यानी कि सिंपल क्यूबिक में देखेंगे कितना % आयतन ये घेरे हुए हैं, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी इन एससी। फिर समझेंगे बीसीसी में, फिर एफसीसी में, इंड सेंटर्ड में। ऐसे ही हम सभी को समझेंगे अच्छे से और फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो पैकिंग एफिशिएंसी इन एससी लैटिस। एससी लैटिस यानी कि सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि एससी, ठीक है। स्माइल लिख दिया था मैं, तो ये सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है। अब देखिए मैंने बता दिया है आपको सिंपल यूनिट सेल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब उसके एक फेस को लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो इसके कोई भी क्यूब लेते हैं तो उसके किनारे की लंबाई ए से हम डिनोट करें, अगर ए तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए किनारे की लंबाई। यहाँ पे ए जो है किनारे की लंबाई, यानी कि कोई भी क्यूब होगा उसके ए जो होगा मान लेते हैं ए इसके किनारे की लंबाई है। तो यहाँ ये एक देखिए ये एक फेस को हमने यहाँ पे काट के रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ए हो जाएगा, यानी कि इसके किनारे की लंबाई, ठीक है। इसको किनारे की लंबाई ए हमने मान लिया, तो ए मान लिया। अब ये तो हो गया हमारा ये क्यूबिक यानी कि क्यूबिक संरचना वाले ये लैटिस या लैटिस का, ठीक है, क्यूबिक संरचना वाले यूनिट सेल का एससीसी यानी कि क्यूबिक सिंपल क्यूबिक सेल, उसका ये जो है किनारे की लंबाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम गोले के बारे में। तो गोले की क्या होगी, तो कोई भी गोले में क्या होता है हम जानते हैं आर ही तो इसमें मेन होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या इसमें क्या होगा, ये गोला जो है कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा, ठीक है। ये बड़े बड़े जबकि ये होते हैं बहुत छोटे छोटे जो कि हमें दिखाई भी नहीं देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लिए एक गोला, ठीक है। ये इसका में सेंटर है, हमने मान लिया ये सेंटर है। तो अब सेंटर से किनारे को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा। चलिए इसको हम अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी तो आर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, और ऐसे ही यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा, ठीक है। ऐसे ही जहाँ जहाँ ये है वहाँ आर होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अगर एक मान लो ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। अब बता दिया जाए आपको कि ये पूरे लाइन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ की लंबाई, यानी कि यहाँ पे मान लो ए और बी, ए से बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ एक कोई बिंदु P मान लीजिए, ए से P की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें P और B का मान ज्ञात करना है सिंपली। तो क्या करेंगे, टोटल में से AP यानी कि AB में से AP निकाल देंगे तो हमें PB मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हमें पता हो यहाँ भी अगर 4 सेंटीमीटर, तो हमें पूछा जाए ये AP और PB का मान अगर पता हो, अगर पूछा जाए AB का मान क्या होगा टोटल, तो ये दोनों जुड़ जाएगा यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सीधा सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक R है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर है वो कुछ इस प्रकार से है, ये A था, ठीक है, APB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है,
ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमें ए पर मालूम है, तो ये ए कहाँ से आया? यहाँ पे एक समीकरण बन रहा है, देखो ए बी हमने जो मान रख के इसके बनाए थे तो हमें मिला था ए बी कब निकलेगा? ए बी कब निकलेगा? ए पी और पी बी को जोड़ेंगे, तो जब ए पी और पी बी को हमने जोड़ दिया तब हमें ए बी मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके मान को देखिए जो हमने अभी इस लाइन से हमने लिया है, तो ए बी का मान क्या है? ए। ठीक है, अब देखिए ए पी क्या है? ए पी यहाँ पे आर है प्लस पी बी क्या है? आर है। इसको अच्छे से समझ गए। अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और एक आर, यहाँ पे एक आर, यहाँ पे एक आर मिलके 2r हो गए। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से समझ गए। अब देखिए यहाँ से एक और समीकरण निकल जाएगा, a का मान तो निकल गया 2r, जहाँ जहाँ अब a का मान आगे क्वेश्चंस में आएंगे यहाँ पे 2r यूज कीजिएगा, और जहाँ पे अब r का मान ज्ञात करें, यानी कि ये हो जाएगा, ये a यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि a/2। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई, यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2r। कोई पूछेगा कहाँ से आया a इज इक्वल टू 2r, तो आप बता सकते हो यहाँ पे टोटल का मान, टोटल यहाँ से यहाँ तक किनारे की लंबाई a है, और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक की दो त्रिज्या आ जाती है, एक गोले, दो गोलों की। तो यहाँ पे एक त्रिज्या, यहाँ पे एक त्रिज्या मिलके आ गई, दो त्रिज्या यानी कि 2r। a इज इक्वल टू r, ये हमें समीकरण एक मिल गया। और फिर यहाँ पे r का मान पूछा जाए तो हमने ज्ञात किया उसी समीकरण से r इज इक्वल टू a/2। ठीक है, हमें मिल गया बहुत ही इजी तरीके से r इज इक्वल टू a/2। तो अब चलिए आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस में था गोले के अंदर के, मतलब सॉरी, यहाँ पे कोष्टिका के अंदर के गोलों का आयतन, कोष्टिका के अंदर गोलों का आयतन, तो आपको मैंने पीछे के क्लास में बता दिए हैं कोष्टिका के अंदर कितने गोले होते हैं। वो भी क्वेश्चंस में क्या है, सिंपल, यानी कि एससी जहाँ पे बात होगा यहाँ पे सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे। तो क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं? एक कोने पे 1/8, यहाँ पे 8 कोने होते हैं, सिंपल यूनिट सेल 8 कोने पे, तो 8 कोने पे तो हो गए हमारे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एससी में गोले की संख्या। ठीक है, एससी में गोले की संख्या, तो एक कोने पे 1/8 और कोने कितने होते हैं? 8, वो भी क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में। तो ये हो जाएंगे कट के, सॉरी, यहाँ पे एक एटम या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी होंगे वो होगा ये। ठीक है, अब आगे हमें गोले मिल गए, इसके अंदर टोटल एक गोला है। ठीक है, यहाँ पे तो पहले थे आधे 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 आधे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने टोटल ज्ञात कर लिया, एक एटम इसके अंदर है। तो अब एक एटम कैसा होगा? ये एक गोला होगा। ठीक है, ये एक गोला होगा। अब गोले का आयतन तो आसानी से निकाल सकते हैं अब हम, तो गोला का आयतन अब निकालेंगे हम। ये एक गोला हो गया, इसका त्रिज्या भी हमें पता है, ये भी, ये त्रिज्या हमें मालूम है। तो अब पहले इसका ज्ञात करेंगे और फिर आगे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr²। ठीक है, सिंपल है गोले का आयतन। तो हम चलिए इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, पहले साफ कर लें और फिर आगे समझते हैं। इसका तो कोई काम नहीं है, अब इसको मिटा देते हैं, पहले इसी फिगर पे समझेंगे, हम जो भी समझना है इसी फिगर पे हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे गोले का आयतन, यहाँ पे लिखते हैं गोले का आयतन। ये गोले का आयतन है, आप समझ जाइएगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। ये अभी गोले का आयतन हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, एक एटम का आयतन ज्ञात कर रहे हैं। एटम कैसा होता है? गोला होता है, एक गोला टाइप होता है एटम। तो यहाँ पे हो गया 4/3 πr²।
अब देखिए हमने यहाँ पे r का मान दिया, पहले से ही पता कर लिया है, r इज इक्वल टू a/2। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 4/3 इंटू पाई का मान 3.14 यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, या फिर पाई भी यूज कर सकते हैं, अभी यहाँ पे पाई ही यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं r/, ठीक है, r इज इक्वल टू a/2, यहाँ पे r के जगह पे a/2, तो इसका क्यूब हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब हमें नीचे आगे की लाइन में पता चल गया 4/3 इंटू पाई, ठीक है, a का क्यूब कीजिएगा तो a³ यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे देखिए a³ और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 गया। तो अब आगे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 पाई a³ बाई 8 त्रिके 24। ये हमें पता चल गया। ये क्या है? एक गोले का आयतन, इसके अंदर एक ही गोला है तो उसका आयतन मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो हमें क्यूबिक संरचना वाला यूनिट सेल है, यानी कि सिंपल यूनिट सेल है, उसका आयतन पहले अब ज्ञात करेंगे। तो वो भी बहुत सिंपल है। तो किसी क्यूब का आयतन क्या होता है हमें पता है, क्यूब का आयतन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे यूनिट सेल का आयतन, ऐसे ही सेल का आयतन हम लिखते हैं। सेल का आयतन यहाँ पे a³, आप जानते हो कोई भी क्यूबिक संरचना वाला होगा उसका आयतन a³ होता है। तो a³ यहाँ पे दिया हुआ है, a³। तो आगे a³ के जगह पे यहाँ पे 2r रखेंगे और इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो आगे हमारा 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और r का क्यूब तो 8r³, ठीक है, हमें मिल गया। अब आगे जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, फार्मूला संकुलन क्षमता का, पैकिंग एफिशिएंसी का, यहाँ पे लिखते हैं PE, पैकिंग एफिशिएंसी, समझ जाइएगा। अब इसका फार्मूला क्या था, कोष्टिका के अंदर के गोलों का आयतन, कोष्टिका के अंदर का गोलों का आयतन यहाँ है, हमने ज्ञात कर लिया है 4 पाई a³ बटा 24। अब फिर कोष्टिका के अंदर के गोलों का आयतन बटा कोष्टिका का आयतन, तो कोष्टिका का आयतन हमें मिल गया 8r³, ठीक है। अब इसको अच्छे से जब बनाएंगे आगे तो 4 पाई a³ बट्टे में 24 और गुणे, यहाँ पे इसको ऊपर भेज देंगे तो 1/8r³, ठीक है। अब ऊपर a³ नीचे 8r³, तो यहाँ से कट सकता है 4 दूनी के 8, फिर अब कहाँ पे कटेगा देख लेते हैं एक बार, फिर कटाते हैं इसको अच्छे से। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे पहले तो इसको पहले मिटा लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जो है हम r इज इक्वल टू a/2 तो यूज करेंगे, ठीक है, r इज इक्वल टू a/2, लेकिन ये a का मान हम ये 2r अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a³ का a³ ही रह जाएगा हमारा ये सेल का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, जब पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी गोले के अंदर का आयतन, यूनिट सेल के अंदर के गोले का आयतन बटा ये यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई a³ बटा 24, अब बटा उसका बटा यहाँ पे a³, ठीक है। तो इतना तो बहुत ही सिंपल है। अब हमें आगे सॉल्व कर देना है 4 पाई a³ बटा 24 इंटू 1/a³, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये उलट जाएगा। तो अब देखिए a³ से a³ कट गया और ये भी कट जाएगा।
अब ये हो गया π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 52.4, ठीक है। पाई का मान होता है 3.14, 3.14/6 बनाइएगा तो हमें यहाँ पे आगे बना लीजिएगा जब, तो इतने परसेंट, ये परसेंट में आएगा, ठीक है। 52.4% SC का पैकिंग एफिशिएंसी हमने ज्ञात कर लिया। अब चलिए फटाफट से ऐसे ही हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं। तो इसको याद रखेंगे हमेशा, इतना तो ये स्टेप बहुत ही इजी है। तो अब देखिए इसको याद करेंगे, 52.4 सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो अब चलिए इसको क्लीन करते हैं और आगे समझते हैं। तो अब देखो क्या है पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC लैटिस। तो अब ये BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आ गया। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। तो अब ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूबिक है। तो क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में सारे भुजाएं बराबर होंगे और सारे कोण पे 90 डिग्री होगा, ये तो सिंपल है। तो अब देखिए इसके हमने विकर्ण, दो विकर्ण जो कि आमने सामने के दो विकर्ण, हमने एक विकर्ण खींच दिया, दो कोनों को मिला दिया। अब यहाँ पे दो कोनों को मिलाने के बाद हम 3D में इमेजिन करेंगे कि एक एटम जो होगा कुछ इस प्रकार से, हमें यहाँ पे इस कोने पे पहले इसका नाम दे लेते हैं। यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे भी तो एक कोने पे, इस कोने पे कुछ एटम होगा। अब यहाँ पे BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? कोई तो एक एटम होगा जो बीच में होगा, ठीक है। ये कोई तो एक एटम होगा जो बीचों बीच इसके स्थित होगा, और इस कोने पे भी होगा, उस कोने पे होगा, सभी कोने पे होंगे एटम्स। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? ये तो सब सटे सटे रहेंगे। ये जो आप ये डिस्टेंस देख पा रहे हो, ये असल में होता नहीं है। जब ये रियल में होता है तो इसके कोई डिस्टेंस नहीं होता है, सभी आपस में सटे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब सटे हुए होते हैं तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? इस गोले का आयतन, ये जो गोला है, इस कोने पे, एक कोने पे जो यहाँ पे एक कोने पे जो गोला है उसकी त्रिज्या तो R हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये गोले का यहाँ पे त्रिज्या नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये एक त्रिज्या और ये दो त्रिज्या, यानी कि ये 2R हो जाएगा। यानी कि D = 2R होता है इसका, तो यहाँ पे 2R हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी R हो जाएगा, ये सिर्फ इसका त्रिज्या। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं? A से B की दूरी कितनी है? A से B की दूरी कितनी है? R + 2R + R, एक R 2R और ये 2R 4R, यानी कि 4R हो गया हमारा AB का मान। तो अब हमें AB का मान 4R निकल गया, ये तो साइड में है। तो अब देखिए हमें पढ़ना है परमाणु का आयतन, अभी निकालना है। इसके अंदर के परमाणु यानी कि एटम्स के आयतन ज्ञात करना। तो इसके अंदर कितने परमाणु होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, 2 परमाणु होते हैं। 2 परमाणु यानी कि 2 एटम होते हैं। अब ये निश्चित इसमें अगर ये परमाणु से ही बना है या फिर किसी और पार्टिकल से बना है वो उस बात पे है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, परमाणु बोल सकते हैं, कण बोल सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं। मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ, तो ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे क्या होगा। तो ठीक है, तो ये 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु, अब इसके अंदर 2 परमाणु यानी कि 2 गोलों का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। तो गोले का आयतन 4/3 πr³ हमने ये देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? सिंपली ये 2 गोले हैं तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है हमें मान कितना मिलेगा? ये 8/3 πr³। अभी हमने क्या है, अभी हमने r का मान नहीं ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। r हम अभी आगे ज्ञात करेंगे, तब हम आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अब चलिए मानते हैं यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। घन के किनारे की लंबाई x है, ठीक है। अभी x मानते हैं घन के किनारे की लंबाई। तो घन के किनारे की लंबाई x है और यहाँ पे घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? जब किनारे की लंबाई x है तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन हमें x³ मिल जाएगा। इधर लिख लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे घन का आयतन x³, घन का आयतन x³ हमें मिल गया। इसको x हम माने, ठीक है। तो अब चलिए ये जो मैंने विकर्ण चित्र से अभी विकर्ण जो हमने बनाया है इसका क्या फंडा है अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू 4R हमें पहले से पता है, मैंने निकाल दिया है। अब देखिए हमें पता है AD कब मिलेगा? AD कब मिलेगा? यहाँ पे देखिए हमें कोई भी एक यहाँ पे कोने ये देखिए, अगर इस कोने को लें हम इस, चलिए यहाँ पे D ABCD E ले लेते हैं। इस कोने को E हम मानते हैं, ठीक है। अब इसको E मानेंगे, ये वाला कोना E मानेंगे तो ये हमें क्या मिल गया? ये एक वर्ग मिल गया, ठीक है। एक जो इसका फलक यानी कि एक फेस लेंगे तो वो हमें वर्ग मिलेगा। अब वर्ग को अगर इसके दो कोनों को मिला दे, आमने सामने के दो कोनों को, तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किस प्रकार से मिलेगा? इस यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें तो हमें मिलेगा A C और D। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो अब हमें AD ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है, ताकि यहाँ पे AD जब हमें मिल जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज हम ज्ञात कर पाएंगे। इसको अगर 3D में आप देखिएगा, इसको विजुलाइज कीजिएगा तो ये इसके बीचों बीच है, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन पा रहा है AB विकर्ण होने के बावजूद। तो यहाँ से A और D का जब हम मान ज्ञात कर लेंगे, AD की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और ये एक जो है हमें समकोण त्रिभुज मिल जाएगा और फिर हम उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं टोटल एटम का आयतन, और ये जो होता है त्रिज्या भी ज्ञात कर पाएंगे। तो अब चलिए ये तो ज्ञात हो गया। अब AD कब मिलेगा? AD एक हमने जब ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़े होंगे 10th में, तो वहाँ पे एक बात आई होगी, कोई भी कण कब निकलेगा? तो कण का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। लिख दिया हमने AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? AC स्क्वायर क्या है? यहाँ पे AC स्क्वायर हमने इसके प्रत्येक भुजा तो बराबर है, तो हमने प्रत्येक भुजा को मान रखा है x, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये मिल गया 2x स्क्वायर। हमें मिल गया 2x स्क्वायर। तो अब चलिए 2x स्क्वायर तो मिल गया। अब क्या करेंगे? तो अब चलिए AB का हम ज्ञात करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें। चलिए इसको 3D में आप समझिए, ये बहुत कटाकुटी हो जा रहा है इसमें लाइन में, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये बीच में हमने कण खींच दिया तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन गया। ये वाला देखिए ये 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये जो है 90 डिग्री का कोण हमें मिल गया। ये मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया है। तो अब हमें AD भी मिल गया। AD का मान ये है, AD इज इक्वल टू, तो ये AD नहीं है, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर मिला है, तो AD का स्क्वायर 2x स्क्वायर। अगर यह स्क्वायर हटा देंगे तो 2x हमें ऐसे ही मिल जाएगा। तो अब चलिए ये एक समकोण त्रिभुज हमें मिल रहा है ABD यहाँ पे, तो इसका अगर हम ज्ञात करें, यहाँ पे ABD हमें मिला यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से
बी, यहाँ पे डी पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए डी पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमें ज्ञात करना है ए बी, ये पूरा। तो ए बी का स्क्वायर कब मिलेगा? जब हम ए डी का स्क्वायर और प्लस डी बी का स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ए डी का स्क्वायर तो मिल गया है, ए डी का स्क्वायर, डी बी का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, जो कि हम प्रत्येक भुजा इसको x माने हुए हैं, तो ये भी x हो गया। तो यहाँ पे हमें समीकरण क्या मिलेगा? देखिए, तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में लिख देते हैं, ए बी डी में। ए बी डी में अब आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए बी कब मिलेगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी या फिर ए डी पहले लिख लेते हैं, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अब चलिए ए बी स्क्वायर कब मिलेगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी का मान कितना है? ए डी हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखा है 2x स्क्वायर प्लस बी डी का मान कितना है? x। तो यहाँ पे मिल गया हमें, तो x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, जो है ए बी स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ए बी स्क्वायर, अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर यहाँ से हटा दें, तो हमें मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू √3x। √3x कहाँ से आया? देखिए, ये जब हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और रूट आने के बाद ये स्क्वायर x जो है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमें ए बी इज इक्वल टू √3x मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 4r तो हम पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे एक समीकरण बन रहा है, ए बी का मान तो पहले से ही हमने निकाल रखा है 4r, तो 4r इज इक्वल टू √3x हमें मिल चुका है। ठीक है, अब 4r इज इक्वल टू √3x हमें मिल चुका है, तो अब हमें r का मान ज्ञात करना हो तो क्या मिलेगा? यहाँ पे r इज इक्वल टू √3/4x, त्रिज्या का मान निकल गया √3/4x। ठीक है, अब पूछा जाएगा, ये एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बीसीसी यूनिट सेल में त्रिज्या का मान कितना होता है? तो r इज इक्वल टू, याद रखिएगा, √3/4x। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं x का मान। x का मान भी तो ज्ञात कर सकते हो आप यहीं से, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, इस समीकरण से देखें तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4r/√3। हमें ये चीज मिल चुका है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो पूरा कोष्ठिका का मान निकल जाएगा, और ये r का जगह पे यहाँ से अब निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो आगे इसको क्लीन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और फिर आगे इसको बनाते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे घन की एक भुजा यानी कि x जो माने थे यहाँ पे तो हमें मिल चुका है। तो अब घन का आयतन पहले ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे घन का आयतन जो कि हमने यहाँ पे ये तो माना था, तो यहाँ पे x³ है। तो अब घन का आयतन रियल में क्या होगा? घन का आयतन रियल में क्या होगा? x³। तो x³ यहाँ पे 4r/√3 का क्यूब। तो ये क्या होगा? तो 4 चौके 16 चौके 64, 64r³ बट्टे 3√3। ये 3√3 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब कीजिएगा तो 3√3 आएगा। तो ये हमें जो है कोष्ठिका के यानी कि कोष्ठिका का आयतन या फिर घन का आयतन मिल चुका है। तो अब हम गोले का आयतन यानी कि टोटल संकुलन क्षमता हम ज्ञात करेंगे। तो टोटल ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है पैकिंग एफिशिएंसी का।
तो पैकिंग एफिशिएंसी लिखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन। गोले का आयतन हम ज्ञात कर चुके थे। गोले का आयतन कितना था? गोले का आयतन हमने कितना ज्ञात किया था? 8/3 पाई आर क्यू और बटा ये 64 आर क्यूब बटा 3√3। ये कुछ इस। तो अब चलिए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी जो हम ज्ञात कर रहे थे यहाँ पे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे 8 पाई आर क्यूब बटा 3 है और टोटल बटा यहाँ पे 64 आर क्यूब बटा 3 पाई आर 3√3। ये जो ऊपर वाला क्या है? गोले का आयतन। इसके अंदर कितने गोले हैं उसका आयतन। और ये नीचे वाला क्या है? ये पूरा कोष्ठिका का आयतन। तो यहाँ पे जब इसको आगे बनाएंगे तो ये पलट जाएगा। यहाँ पे 3√3 ऊपर चला जाएगा और 64 आर क्यूब नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे गुणे में 100% यानी कि जो परसेंट ज्ञात करते हैं तो 100 से तो गुणा करते हैं ये। तो अब आगे क्या करेंगे? यहाँ से आर क्यूब कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे 8×64। तो हमें क्या मिला? देखिए पाई√3 बटा 8 कुछ इस प्रकार से हमें मिल गया। तो अब हम या इसको 3.14 और √3 लिख सकते हैं बटा में 8। अब इसको आगे बनाइएगा तो हमें और गुणे में 100 जो है यहाँ पे तो है ही 100, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो गुणे में 100 अभी है ही। तो अब इसको 100%, अब इसको बनाएंगे तो हमें मिलेगा 68%। तो इसकी जो हमने ज्ञात कर लिया, बीसीसी थोड़ा बड़ा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो बीसीसी लैटिस के पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। ठीक है, 68%। तो ये आपका फिगर है, ये टोटल है। अगर आपने जब मैंने पीछे इसके पार्ट बनाए थे उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसका भी ले लीजिए। ये आपका टोटल ये हमने ज्ञात कर लिया पैकिंग एफिशिएंसी। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आर पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये R = √3/4x जो कि बीसीसी में होगा सिर्फ। ठीक है, अब इसका फेस सेंटर्ड का देखेंगे तो उसमें भी अलग आएगा। फेस सेंटर्ड का भी R अलग आएगा, सबका त्रिज्या अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब चलिए फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड को आगे पढ़ेंगे। तो अब चलिए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये के एक फेस का ये फिगर है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके सारे फेसेस पे ऐसे ही फिगर बनेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसके सेंटर पे एक फेस के सेंटर पे एक एटम है और कोनों पे भी है। तो अब क्या देख पा रहे हैं आप? एफसीसी लैटिस है ये। और एफसीसी में क्या होता है? 4 परमाणु होते हैं। अगर पूछा जाए एक एफसीसी लैटिस में कितने यानी कि एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। एटम्स 4 होते हैं। एटम जो है इसके अंदर 4 होते हैं। तो हम अब सिंपली क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसके गोलों का आयतन इजीली हम ज्ञात कर सकते हैं। तो गोले 4 हो गए, तो अब 4 गोलों के आयतन ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं गोले का आयतन। अब गोले का आयतन यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो गोले 4 होते हैं एफसीसी लैटिस में, सिंपल है। तो 4 गोलों का आयतन तो निकालना बहुत ही इजी है। 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये 16/3 यहाँ पे आगे लिख देते हैं, 16/3 पाई आर क्यूब
इतना तो हम इजीली लिख दिए। 4 गोलों का आयतन तो आप निकाल सकते हो ना। 10th की बात है यार, गोले का आयतन निकालने आ जाना चाहिए आपको। अब गोले का आयतन तो निकाल लिया, अब क्या, अब पूरा जो क्यूब होता है, जो क्यूब FCC क्यूब है यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है, उसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका एक विकर्ण तो मालूम होना चाहिए, एक ये तो मालूम होना चाहिए तब ना। तो अब इसको हम ज्ञात करेंगे। तो पहले मानते हैं, जैसे कि पीछे हमने BCC में माना था, ठीक है, बॉडी सेंटर में जब जैसे माना था, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, एक भुजा। तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और इसकी जो भी दूसरे फल जो भुजाएं हैं वो भी x हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे हमें क्या करना है, इसको मान लिया x, तो लिख लेंगे सिंपली कि हमने इसके एक भुजा का मान x मान लिया, ठीक है। तो x मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घन का आयतन तो सिंपली निकल ही गया। अब मान लिया यहाँ पे घन में, तो घन की एक भुजा हमने x मान लिया, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन x क्यूब। क्योंकि ये माना हुआ है तो हम ऐसे ही रख के नहीं बनाएंगे, ये हमने माना हुआ है तो इसका मान भी तो आगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हमने जो माना था x, उससे आयतन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, a और b को मिला देंगे। a b को कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे एक पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, आप इमेजिन कीजिए 90 डिग्री का कोण किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में बनेगा। 90 डिग्री का कोण एक कोने पे, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके बीचों बीच इसका समद्विभाजक यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो यहाँ पे भी 45 हो जाएगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री, पहले से तो 90 था तो यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब हम जाएंगे ABC त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चलेंगे। ABC में हम क्या देख पा रहे हैं, AB कैसा है, तो AB का सेम वैसे ही मान है, यहाँ से यहाँ तक 2r है, जैसे कि पीछे हमने उसमें भी 2r हमने ज्ञात किया था, और यहाँ से यहाँ तक गोले का त्रिज्या r, और ये भी r। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, AB का मान कितना आ गया, AB इज इक्वल टू 4r। फिर से हमने वैसे ही ज्ञात कर लिया, AB इज इक्वल टू 4r। AC क्या है x, BC क्या है x, ठीक है, सब सिंपल है। तो हम इसी को चलिए अब जब हम मान लीजिए एक कोण, हम ये 10th की बात है, एक भुजा मालूम होता था और एक कोण भी मालूम होता था। एक कोण 45 डिग्री हमें मालूम हो चुका है और एक भुजा भी मालूम है। अगर दूसरी भुजा निकालने को कहा जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इजीली इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ABC में तो हमने इसको तो हमने मान लिया है x, ठीक है, इसको हमने x मान लिया। अब यहाँ पे AC हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या पता है, आधार पता है, कण भी पता है 4r, कण भी पता है 4r। इसमें ABC में AB कण हो जाएगा और ये आधार पता है, ठीक है। तो cos थीटा क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ पे cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू आधार बाटा कण, तो BC बाटा AB हमने लिख दिया। इतना तो इजीली लिख सकते हो, 10th की बात है, ठीक है। या फिर इसको अगर उल्टा हम लिखें, उल्टा लिखे अगर, चलिए इसको BC बाई AB तो लिख लिया है, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री हमें ज्ञात करना है, आधार बटा कर्ण लिख लिया।
अब cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, इतना तो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 1/2 होता है cos 45 डिग्री का मान। और BC क्या है, BC का मान x दिया हमने जो कि माना है, और AB का मान कितना है यहाँ पे 4R। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर लेंगे तो हमें कितना मालूम चल जाएगा, 2√2x इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ पे x का मान तो इजीली निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 4R/√2। ठीक है, अब इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, √2/√2, तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4√2R/2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2√2R मिल गया। अब x क्या है, इसकी एक भुजा है जिसको हम a लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2√2R। हमने जो माना था उसका मान निकल गया, x इज इक्वल टू 2, यानी कि FCC लैटिस का, FCC यूनिट सेल का एक भुजा का मान कितना होता है, तो 2√2R। इतना तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे R का अगर मान ज्ञात करें, R इज इक्वल टू, तो A/2√2, इतना तो हम लिख सकते हैं। ये हमें मिल गया, R का मान भी निकल गया। तो ये एक मेन आपका मिल जाएगा R इज इक्वल टू A/2√2, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको याद करना जरूरी है। तो R इज इक्वल टू 2√2 मिल गया हमें। ठीक है, तो अब हम क्या ज्ञात कर लिए, घन का आयतन x³ ज्ञात कर लिए, तो हमें यहाँ पे x यानी कि a मिल चुका है। तो अब वहां पे मान रख लेंगे x³, घन का आयतन, घन का आयतन हमें x³ मिल गया। तो यहाँ पे x³ हमने माना था, तो अब यहाँ पे 2√2R इसका क्यूब। ठीक है, अब इसका क्यूब कीजिएगा तो हमें मिल जाएगा 16√2R³। ठीक है, इतना हमें मिल जाएगा इसका आयतन। अब तो बहुत ही इजी है, इसका आयतन मिल गया, वर्ग का आयतन यहाँ पे मिल गया 16, यहाँ पे इसके अंदर के गोले का आयतन भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो अब तो ज्ञात कर सकते हैं, अब तो संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, या फिर वीडियो पॉज कर लीजिएगा। तो अब चलिए इसको मिटा देते हैं इधर का पार्ट, और फिर निकालते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम आखिरी पड़ाव तक इस चैप्टर के पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्द 1-2 वीडियो में और हमारा ये सॉलिड स्टेट खत्म होगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इसको बहुत ही डिटेल तरीके से बता रहा हूँ, तो जो कि बहुत कम लोग इसको बताते हैं डिटेल तरीके से। तो आप ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब चलिए हम पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम ज्ञात करेंगे, तो हमें गोले का आयतन पता है 16/3 πr³। इसको पूरा लिख लेते हैं, और बटा यहाँ पे 16√2r³, इतना हमें मिल गया, और इंटू 100%, इतना तो लिख सकते हैं। अब इसको फिर से वही काम पलट दीजिए, इसका 16/3 यानी कि 16 πr³ बटा 3 बटा नहीं, अब यहाँ पे गुणा 1/16√2r³ और इंटू 100%, इतना तो लिख दिया। 16 से 16 कट गया, r³ से r³ कट गया। अब क्या बचा, पाई बाई
यहाँ पे पाई सिर्फ बचा है और बटा 3√2 इंटू 100%। जब इसको बनाइएगा तो ये पाई के जगह 3.14 जब रख के बनाइएगा तो हमें कितना मिलेगा 74%, जो कि 74% क्या है एफसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता है। बहुत ईजी, ठीक है। हमने ज्ञात किया एससी में क्या ज्ञात किया 52.36% पैकिंग एफिशिएंसी इसका। बीसीसी में कितना ज्ञात किया, बीसीसी में कितना ज्ञात किया, इसमें हमने क्या ज्ञात किया, बीसीसी में 68% और एफसीसी में कितना ज्ञात किया 74%। तो ये हमें याद होना चाहिए और उसकी त्रिज्या हमने बीसीसी और एफसीसी का जो बताया था वो याद होना चाहिए। अब आगे एक और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ यूनिट सेल से रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल को।